नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम दिल से में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का कार्यक्रम। चूल्हा चौका खाना खजाना सुनने में बहुत आसान सा लगता है, लेकिन अहमियत समझ में आती है बदलते परिप्रेक्ष्य में, चाहे वो बदलते मौसम का हो या बीमारियों का। तो कब, क्यों और कैसे, क्यों नहीं जैसे सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे आज के हमारे कार्यक्रम में। तो आज हमारे साथ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद कुमार सिंह। तो आज हम उनसे जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। तो नमस्कार आनंद कुमार जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सुषमा जी, आपको मेरा नमस्कार। आपका आभार कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और ये मौका दिया कि हम कुछ लोगों को बता सकें कि खाने के बारे में उनको अपना खान पान कैसे रखना चाहिए। जी सर, मैं आपसे खाने पीने से जुड़ी बहुत सी बातें करूंगी, लेकिन उसके पहले आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल भी पूछूंगी कि जैसे आप इस होटल इंडस्ट्री में आए, आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं, एक इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के आप प्रिंसिपल हैं, बहुत लंबा सफ़र आपका रहा है। तो इस इंडस्ट्री में आने के लिए और होटल मैनेजमेंट हो या होटल इंडस्ट्री कोई ऑप्ट करने के लिए आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? क्या आपके यहाँ पहले से कोई था आपकी फैमिली में कि जिनसे आपको लगा कि नहीं, मुझे इस इंडस्ट्री में आना चाहिए? मेरे इस जो इंस्पिरेशन होटल इंडस्ट्री में आने की मुझे मिली, मेरे भाई एक होटल इंडस्ट्री में काम करते थे, तो कई बारी मैं उनके साथ होटल में जाया करता था। तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट होटल इंडस्ट्री में डेवलप हुआ और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। ये उन्हीं को श्रेय जाता है और उन्हीं से मेरे को ये इंस्पिरेशन मिली कि मैं होटल इंडस्ट्री को चूज़ करूँ। अगर सपोज़ आप होटल इंडस्ट्री में नहीं जाते तो आपने कुछ सेकंड ऑप्शन भी सोचा था कि नहीं, मैं इसमें अगर शायद ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँ तो मैं कुछ सेकंड ऑप्शन भी अपने पास रखता हूँ? मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन कोई था नहीं जी। होटल इंडस्ट्री में उस समय बहुत ज़्यादा ग्लैमरस स्थिति बन रही थी। जी जी। तो उस ग्लैमर में हम बह गए और हमने अपना करियर सिर्फ होटल इंडस्ट्री में ही बनाने का सोचा था। मतलब फोकस जो था होटल इंडस्ट्री में ही रहा और आप उसी में ही आगे बढ़ते चले गए और आज आपने ये मुकाम हासिल किया है। जैसे आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं, कई चीज़ें आपने सीखी है, कई लोगों को आपने सिखाया भी है, तो आगे आपकी कोई ऐसी फ्यूचर प्लानिंग है कि आप इस इंडस्ट्री में कुछ अपना नया कोई इंस्टीट्यूट ओपन करेंगे या जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनके लिए कुछ कैसे करियर को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए कुछ आपके प्लान? इस बात को मैं आपका दो भागों में इसका जवाब मैं दूंगा जी। कि एक तो यह है कि हमारा जो विचार है, क्योंकि हम खाना और आतिथ्य से जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो भविष्य में जो प्लान है कि हम लोगों को ये अवेयरनेस पैदा करते रहें कि उनको सही कैसे खाना चाहिए और सही क्या खाना चाहिए। और भारतवर्ष इतना बड़ा देश है जो अतिथि देवो भवो की जो है परिकल्पना पे विश्वास करता है और उस पर चलता है। तो इसी परिकल्पना को लेके हम लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करेंगे, क्योंकि हम अपनी भारतीयता की बहुत सारी चीज़ें भूल गए हैं, इवन खाना भी हम भूल गए हैं। तो उसको जागरूक करने की आवश्यकता है, स्पेशली हमारे यूथ में उसको जागरूक करने की ज़रूरत है। तो हम यही हमारा प्लान है कि भविष्य में हम अपने बच्चों को जागरूक करेंगे और आतिथ्य देवो की भावना को हम प्रसारित करेंगे। जैसे आप अपने भोपाल का जो इंस्टीट्यूट होटल ऑफ मैनेजमेंट, इसकी कमान आप शायद पिछले 4-5 सालों से संभाल रहे हैं, तो इसमें क्या आपने बेटर इम्प्रूवमेंट्स किए जो पहले नहीं थे और आज बच्चों को वो मिल पा रहा है? सुषमा जी, मैं इस संस्थान में 2012 में आया था। लगभग 8 वर्ष मेरे को इस संस्थान में पूरे हो गए हैं। ये संस्थान चूँकि बहुत पुराना संस्थान है, 40 वर्ष पुराना हमारा संस्थान है, और इस संस्थान की एक जो है परिपाटी रही है, उस परिपाटी को हम आगे लेके चल रहे हैं। इस संस्थान में जो 2-3 चीज़ें हमने यहाँ के करी हैं कि एक तो हम अपने ग्रीन कैंपस हमने डेवलप किया है जी। हमने फूड वेस्टेज के प्रति लोगों को अवेयरनेस में पैदा किया है, और जो हमारा प्लेसमेंट है और जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी है वो बहुत बढ़ रही है जी। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि किसी भी संस्थान को डेवलप करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना उसके कोई भी संस्थान या उसके बच्चे जो हैं आगे अग्रसरित नहीं हो सकते। और मैंने अभी कुछ दिनों पहले देखा है कि आपके यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपने ऑर्गेनाइज की थी, उसका क्या मोटिव था? वो आपके बच्चों के लिए कितना बेनिफिशियल रहा होगा? ये जो कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटी है, ये 2-3 तरह इसमें संस्थानों को किसी को भी फ़ायदा होता है। एक तो है कि हम अपनी नेटवर्किंग बनाने में सक्षम होते हैं, जो हमारे, चूँकि हमारी ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी
तो हमारे जो विदेशों के संस्थानों के संपर्क है वो हमारे बच्चों, हमारी फैकल्टी के संपर्क में आते हैं और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक माहौल बनता है और एक जो कोलैबोरेटिव रिसर्च के बारे में हम बात करते हैं कि उनके संस्थानों के साथ हम कोलैबोरेटिव रिसर्च करें और हमारे बच्चे उनके बच्चों के साथ मिलजुल करें, तो ये एक हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम का रास्ता खोलता है और जो विदेशी संस्थान हैं उनके साथ कोलैबोरेशन का हमारा रास्ता खोलता है। तो और ये संस्थान की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करता है, जो एक हमारे संस्थान को अग्रणी रहने में मदद करता है। तो इसमें क्या होटल इंडस्ट्री से जुड़े ही सारे लोग आए थे या आपने कोई साइकोलॉजिस्ट और इन लोगों को भी इनवाइट किया था? ये इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ ऑल डिफरेंट एक्टिविटीज़, क्योंकि साइकोलॉजी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हॉस्पिटैलिटी के अंदर। जो हमारा गेस्ट है उसकी साइकोलॉजी को समझना आवश्यक है, क्योंकि हमें विभिन्न प्रकार की साइकोलॉजी के लोगों को सामना करना पड़ता है कि कोई बहुत नाराज़ होता है, कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो साइकोलॉजी का भी एक्सपोजर हमें अपने बच्चों को देना आवश्यक होता है। जो विभिन्न जो पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन एंड हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उससे भी संबंधित हमारे कॉन्फ्रेंस में लोग आए थे और एक बहुत बड़ा सफल ये आयोजन हमारे संस्थान का रहा। किन किन देशों से आपने लोगों को बुलाया था? हमारे जो इस कॉन्फ्रेंस में जो आए थे, जापान से लोग आए थे, साउथ अफ्रीका से हमारे स्पेशलिस्ट आए थे, न्यूजीलैंड से हमारे स्पेशलिस्ट आए थे, मलेशिया से आए थे, इंडोनेशिया से आए थे जी। और जो अपने नेपाल से आए थे और एक गेस्ट हमारे श्रीलंका से भी आए थे। जी जी। उसके अलावा हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण जो लोग थे भारतवर्ष के, वो भी हमारे इस कॉन्फ्रेंस में पधारे थे। कुछ एलुमनाई शायद आपके उस कॉन्फ्रेंस में भी आए होंगे, तो उनसे कितना फ़र्क पड़ता है? अलुमनाई किसी भी संस्थान की एक बड़ी बैकबोन होती है जी। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि होटल प्रबंध संस्थान भोपाल की अलुमनाई इस देश में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलुमनाई है जी। ये एक हमारी सोसाइटी है अलुमनाई की और हमारा करीब 4000 अलुमनाई का नेटवर्क हमारे हैं और ये सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है इसका जो है हमारे अलुमनाई जो हैं उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर भी हैं, मतलब बहुत अच्छे एग्जाम्पल एंटरप्रेन्योरशिप के भी हैं एंड होटल इंडस्ट्री के अंदर भी उन्होंने अच्छा मुकाम प्राप्त किया है जी। तो हम प्रतिवर्ष एक अलुमनाई मीट करते हैं जो जनरली अगस्त के माह में होती है और हमारे करीब करीब पिछले 6-7 सालों से हम उसको लगातार करते चले आ रहे हैं और हमारे बच्चों को जो है प्लेसमेंट में काफ़ी मदद करते हैं, हमारे बच्चों को डेवलपमेंट करने में काफ़ी मदद करते हैं। जब हम अच्छे बच्चों को ट्रेनिंग पे भेजते हैं तो उस समय उनका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे बच्चों को डेवलप करने के लिए। जैसे आपने कहा है कि आप बीच बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, तो उसी तरीके से होटल मैनेजमेंट का जो अभी नए बच्चे अभी उसमें एडमिशन लेने वाले हैं, तो उसमें क्या कोर्स में भी कुछ चेंजेस आए कि जैसे आजकल वीगन फूड का बहुत ज़्यादा चल रहा है, हम देखते हैं कि बैम्बू फूड लोग पसंद कर रहे हैं। सुषमा जी, ये बहुत बड़ा मतलब आजकल बहुत इनोवेशन जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री के अंदर हो रहे हैं। आपने 2-3 सवाल मेरे से पूछे, इसमें एक तो आपने पूछा कि वीगन का कि जो है क्या बहुत स्कोप बढ़ रहा है। वीगन एक कॉन्सेप्ट है और हम भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में उसको देखें तो हम शाकाहार उसको बोलते हैं, लेकिन शाकाहार में हम मिल्क प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि वीगन में मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो वेस्टर्न में तो वीगन काफ़ी डेवलप हो रहा है। वीगन सेहत के हिसाब से थोड़ा फूड अच्छा होता है, बट हमारे देश में चूँकि मिल्क प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी आसान है और एक हर आदमी की अफोर्डेबल लिमिट में अवेलेबल होता है, तो हमें मिल्क प्रोडक्ट को भूलना नहीं चाहिए। बट क्वेश्चन ये आता है कि हमारे देश में जो मिल्क प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है उसकी क्वालिटी पे जो है हमें संशय होता है। करीब करीब 40% उसमें स्पूरियस प्रोडक्ट हमको अवेलेबल होते हैं, मतलब हमारे पास उतना प्रोडक्शन ही नहीं है जितना हमारा कंजम्पशन हो रहा है। तो उसको देखने की ज़रूरत है और हम सब लोगों में एथिक को थोड़ा डेवलप करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम लोगों को एक हेल्दी मिल्क प्रोडक्ट प्रदान कर सकें, तो वो एक अच्छा कदम होगा। जी। अब जैसे आपने कहा है कि जैसे मिल्क प्रोडक्ट को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वहीं हम देखते हैं कि उसी में अडल्ट्रेशन के केसेस ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो पनीर की बात हो या जो दूध मिल रहा है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा काफ़ी अडल्ट्रेशन है। इसमें एथिकल वैल्यूज़ हैं। हम लोगों को इसमें एक तो जो FSSAI ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और लोगों के ऊपर सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है कि हम स्पूरियस चीज़ें कुछ भी बाज़ार में ना बेचें, जिससे कि हम सब लोगों की सेहत को नुकसान होता है। जी जी। इसके अलावा आपने दूसरा सवाल पूछा कि और क्या इनोवेशन हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। आपने जैसे कुछ एक बैम्बू की बात करी, एक बैम्बू की आपने जो बात करी, बैम्बू चूँकि अपने नॉर्थ ईस्ट में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैम्बू का इस्तेमाल होता है। चाइनीज़ फूड में भी बैम्बू का काफ़ी इस्तेमाल होता है
और हम कुछ हमने जो अपने यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो हम आपसे बात कर रहे थे, हमने काफ़ी सारी रेसिपी बैम्बू बेस्ड डेवलप करी हैं जो कि हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत अच्छी हैं और आदमी के खाने के लिए भी बहुत अच्छी हैं और सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी हैं। जी। तो उसको हम डेवलप कर रहे हैं। हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ टाई अप भी किए थे और उसको हम कंटिन्यूस डेवलपमेंट में जा रहे हैं कि जिससे कि लोगों को अपने देश में सस्टेनेबल फूड खाने में एक मौका मिलेगा। मेरे को आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारा होटल प्रबंध संस्थान में वेजिटेरियन के लिए सेपरेट कोर्स, हम एक स्पेशलिटी कोर्स सेपरेट बच्चों के लिए चलाते हैं। और आजकल तो चूँकि भारत सरकार ने एक इस पर पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी के तहत हमारे सारे जितने भी होटल प्रबंध संस्थान हैं बच्चों के लिए वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल है। जी। तो ये एक बच्ची अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं चाहते या नॉन वेजिटेरियन पर काम नहीं करना चाहते और अपना कैरियर सिर्फ वेजिटेरियन क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा सोचना ये है कि एक निश अपॉर्चुनिटी है। हमारे देश में भी और विदेश में भी वेजिटेरियन और वीगन खाने का चलन काफ़ी बढ़ रहा है। तो यहाँ हम सर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अब हम खाने से ही जुड़ी बहुत सारी बातें करेंगे कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए बदलते मौसम के अकॉर्डिंग। जरूर। जगह तो इतनी नेचुरल हरियाली के साथ है कि यहाँ आने का मन बार बार करता है। The whole ambience is good. It's a wonderful place to be. भोपाल के आसपास जगह इससे अच्छी कोई नहीं मिलेगी। गूगल पे सर्च करें रिजॉर्ट्स नियर भोपाल तो नंबर 1 चॉइस पे हरदम महुआ हाउस ही आता है आजकल तो। दाल बाफले एंड चूरमा लड्डू, इसमें मज़ा ही अलग है और ये इतना प्यारा समा हो तो टेस्ट ऑलरेडी दुगना हो जाता है। इतनी अच्छी फॉरेस्ट की जगह मैंने तो नहीं देखी पिछले 65 ईयर्स ऑफ लाइफ। वंडरफुल प्लेस, एवरीथिंग वंडरफुल, नेचुरल सब कुछ है, बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है एंड लवली सराउंडिंग्स। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। गुड फूड, गुड प्लेस एंड गुड होस्ट्स। पहली बार आए हैं बट वेरी यूनिक प्लेस। पिकनिक स्पॉट तो बहुत ही सुंदर है और जिस प्रकार से उन्होंने बनाया है ऐसा लगता है यहीं आके रहो। अच्छे से इन्होंने डेकोरेशन भी किया हुआ है। बड़े दिनों बाद दाल बाटी चूरमा खाया, राजस्थानी चूरमा इज स्पेशली वेरी टेस्टी। परफेक्ट प्लेस फॉर अ विंटर आफ्टरनून टू स्पेंड। खाने में मज़ा आया, खेल में मज़ा आया, पूल भी अच्छा लगा। बाकी जो ये नेचुरल इन लोगों ने डेवलप किया है ये भी काफी अच्छा लगा। This place is super awesome. It's super fun. Told all my friends come visit. हमेशा आइए यहाँ पे, बहुत प्यारी रिसोर्ट है ये। जगह बहुत अच्छी है, मतलब जाके एक एडवेंचरस हो जाता है कि आप अंधेरे में एडवेंचर कर रहे हो। That's very good. तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब मैं खाने से जुड़ी बहुत सारी बातें करूँगी कि जैसे अब गर्मियाँ आ रही है और ठंड को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो इसमें हमें किस तरह के खाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, किन खाने को खाना चाहिए और किसको छोड़ देना चाहिए? सुषमा जी, मेरा मानना है हमें जो फ्रेश खाना खाना चाहिए एंड जो खाना, जो सब्जियां सीज़न में अवेलेबल होती हैं उन्हीं को हमें खाना चाहिए। अब जैसे गर्मी अगर आ रही है तो हमें जो आजकल बहुत सारी सब्जियां जो हैं 12 महीने मिलती हैं, तो उनका जो कंजम्पशन हमें 12 महीने करना अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे जो गर्मियों की सब्जियां हैं उन्हीं को हमें खाना चाहिए, जैसे लौकी है, टिंडा है, तुरई है, कटहल भी है। कटहल ये भगवान की एक गिफ्ट है और ये इतना अच्छा खाना है, ये आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। आजकल कटहल का आटा भी मिल रहा है। बिल्कुल। तो चूंकि हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है और हमको जानकारी नहीं है, तो अब इस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। जी। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम जाते हैं तो वहाँ कटहल का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। कटहल का ये है कि हम भारतीय खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, बेकरी में भी इसका बहुत एक्सटेंसिवली कटहल का इस्तेमाल होता है। तो एक बहुत अच्छा भगवान की देन है, तो इसको हमें खाते रहना चाहिए और ये आपकी जो न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट है और जो कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट है उनको पूरी तरह से आपके पूर्ण करता है। सर जैसे आपने गर्मियों में हमें खाने के बारे में बताया कि किस तरीके की सब्जियां खानी चाहिए, उसी तरीके से मैं पूछना चाहूँगी कि गर्मियों में डिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो किस तरीके का पेय हमें पीना चाहिए, किस तरह की ड्रिंक्स हमें पीनी चाहिए? हमें जैसे अब आम आने वाला है गर्मी में, तो आम का पन्ना हम पी सकते हैं, हम जलजीरा पी सकते हैं जी। हम छाछ हमारे अबंडेंस में अवेलेबल है, दही की बजाय हमको छाछ पे फोकस रखना चाहिए जी।
और हम बेल आने वाला है, बेल का शरबत हमको पीना चाहिए, नींबू पानी हमको रेगुलरली पीते रहना चाहिए, नारियल का पानी हम पी सकते हैं। नहीं, वैसे अगर हम रेगुलर घर की बात करें तो हमें क्या चीज़ बनाकर रख देनी चाहिए कि रेडी टू मतलब ड्रिंक वाली बात? आप पन्ना बना के रख सकते हैं, नारियल का पानी बना के रख सकते हैं, आप जलजीरा बना के रख सकते हैं। इनकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है। इनको फ्रिज में हम रख दें, रेफ्रिजरेटर आप कर सकते हो, तो 10-15 दिन आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे रेडी टू ईट में भी हर चीज़ें हमें मिल जाती है बाहर, वैसे ही अब रेडी टू ड्रिंक के लिए पने के भी पाउचेस आने लग गए, जलजीरा के पाउचेस आने लग गए, लेकिन पता चलता है कि इसमें भी कोई ना कोई ऐसा केमिकल होता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको डिब्बाबंद चीज़ों को जो है खाना अवॉइड करना चाहिए जी, क्योंकि इनमें सोडियम बेंजोएट और सिट्रिक एसिड का काफ़ी इस्तेमाल होता है, जो रेगुलर कंज्यूम करने पे हमारी सेहत पे एक रिवर्स इफेक्ट कर सकता है जी। तो मेरे से अगर पूछेंगे तो फ्रेश बनाइए, फ्रेश खाइए और इनको जो डिब्बाबंद चीज़ें हैं इनको अवॉइड करिए। अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है और उसके लिए हमें खाने में किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए कि वो वायरस मतलब हम लोगों से दूर रहे और नहीं इफेक्ट हो पाए उसका। कोरोना वायरस की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या है कि ये पर्सनल हाइजीन और आपके जो आसपास की हाइजीन है उससे रिलेट करता है जी। और इसका जो स्प्रेड है, क्योंकि अभी इसकी कोई ऐसी ड्रग अवेलेबल शायद नहीं है, तो बेसिकली हमको किसी भी वायरस, कोरोना नहीं, अपने बहुत सारे पिछले वायरस बहुत सारे आए हैं, कोरोना कुछ ज़्यादा पॉपुलर हो गया है क्योंकि इसमें कैजुअलिटीज़ कुछ ज़्यादा हो रही हैं, बट कोरोना के बारे में अगर ये कहेंगे कि हमें अपनी इम्यूनिटी को किसी तरह से बढ़ाना होगा। अब इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो उसमें ब्रह्मी है, ग्लोए है ना, और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर हम रेगुलरली अपनी डाइट में शामिल करें तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। और जैसे हम लौकी की सब्जी खाते हैं, लौकी को हम कई तरह से खा सकते हैं, तो उससे भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ावा मिलता है। तो अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक है तो कोरोना शायद हमारे पास आएगा नहीं। दूसरे क्या है कि हम हमारी जो भारतीय परंपरा है कि हमको नमस्कार करना चाहिए, वो जो हम काफ़ी दिनों से भूल चुके हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों के लिए है कि हम नमस्कार को जीवित करें और कोरोना से जो है दूर रहें। अभी हम जो बात कर रहे थे कोरोना वायरस की, तो जैसे ही कोई ना कोई वायरस हो या कोई फ्लू या बर्ड फ्लू, इस तरह की जब हम डिजीज़ फैल जाती है तो सबसे ज़्यादा असर होता है पोल्ट्री जो प्रोडक्ट है उन पर। तो चिकन बिकना बंद हो जाता है, उनके रेट्स कम हो जाते हैं, अंडे की बिक्री कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा फ़र्क अगर देखा जाए तो उस पर पड़ता है। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? क्योंकि एक साइकोलॉजी है कि नॉन वेजिटेरियन खाने से आपको विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां पैदा होती हैं। अगर आप इनफैक्ट अगर आप देखें तो क्योंकि हमें पता नहीं कि हमारा जानवर क्या खा रहा है, अगर हमारा जानवर ठीक चीज़ें नहीं खा रहा है तो जो हम उसका अगर मीट या अंडा हम खाएंगे तो हमारे शरीर पे भी उसका रिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ होने वाला है। तो उसी के कारण से एक प्रिवेंटिव मेजर लोग लेते हैं और नॉन वेजिटेरियन जल्दी जो है खाना थोड़ा कम कर देते हैं, बंद तो नहीं करते। और इसका फ़र्क होटल इंडस्ट्री पे भी बहुत पड़ता है क्योंकि एकदम से लोग खाना ही बंद कर देते हैं कि नहीं ये अब अच्छा नहीं आ रहा होगा। होटल इंडस्ट्री पे भी फ़र्क पड़ता है, ये हमारे ओवरऑल पर्यटन पे फ़र्क पड़ता है। होटल इंडस्ट्री, चूँकि पर्यटन और होटल इंडस्ट्री जो है एक साथ एक दूसरे के पूरक हैं पड़ेगा, और हमारे जो खान पान के जो विभिन्न प्रकार के रेस्टोरेंट जो चल रहे हैं उन पे भी ये असर पड़ने वाला है। सर, जैसे आपने बताया कि हमें किसी भी वायरस से अगर बचाना है अपने आप को तो हमें अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप करनी है। तो लेकिन इस इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए भी खाने की कई चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो किस तरीके से हमें किचन में एहतियात बरतनी चाहिए, किस तरीके से उसे मेंटेन करना चाहिए कि हाइजीन मतलब हमें खाना मिले? बेसिकली होता क्या है कि हम अपने किचन में जो है, जैसे अपने पोचे हैं या हमारे जो बर्तन साफ़ करने के जो हैं स्पंज हैं, उनको बहुत साफ़ रखने की ज़रूरत है। जनरली हम क्या करते हैं, हमने स्पंज से साफ़ किया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया। जब कभी भी आप बर्तन साफ़ करें अपने स्पंज से, और गर्म पानी का ज़रूर इस्तेमाल करें। कि हमारे यहाँ सिस्टम होता है कि 2 सिंक सिस्टम, जैसे घरों में हमको एक ही सिंक होता है जी। वो एक सिंक के बजाय अगर हम घर में 2 सिंक रखें, एक में जिसमें गंदे बर्तन हो और दूसरे में हम दूसरे बर्तन रखें जो हमारे गंदे बर्तन हैं, और जिन स्पंज से हम सफाई कर रहे हैं उन स्पंज को हाथ के हाथ हम सफाई करें। दूसरे का एक रेफ्रिजरेटर हमारा बड़ा मेन रोल अदा करता है कि जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया या अदर ग्रोथ होने की संभावना रहती है, फंगल ग्रोथ या बैक्टीरियल ग्रोथ होने की संभावना रहती है। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि हम अपनी सब्जियां सब कुछ जो है फ्रिज हमारे रेफ्रिजरेटर ना रह के एक स्टोर रूम बन गए। बिल्कुल। तो उसको स्टोर रूम बनाने की ज़रूरत नहीं है,
उसमें सिर्फ हमें अपने उसकी रेफ्रिजरेटर की सफाई करनी चाहिए। अब सफाई कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है कि आप जो नमक का पानी लें कॉटन के कपड़े से, उसको पूरे रेफ्रिजरेटर को कम से कम 15 दिन में एक बारी ज़रूर साफ़ कर लें। तो उसमें जो फंगल इन्फेक्शन या दूसरे अदर इन्फेक्शन होने की संभावना है या बैक्टीरियल ग्रोथ होने की संभावना है, वो समाप्त हो जाती है। जी। और मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे रेफ्रिजरेटर जो हैं वो स्टोर रूम ना बने। जी जी। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो हमें अंदर रखने की आवश्यकता होती है जी। बट जैसे गाजर है, हमको रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत नहीं है। हम 10-15 दिन का सब्जियां ना लाएं, 2 दिन 3 दिन की सब्जियां लाएं, बाहर रखें और उसको रखा जा सकता है। तो जैसे सर आपने बताया कि गाजर को अगर हम रेफ्रिजरेटर में नहीं रखें तो वो बाहर रह सकता है, तो ऐसी कौन कौन सी सब्जियां जिसको हम रेफ्रिजरेटर में न रखें तो भी हमारा काम चल सकता है? गाजर को आप बाहर रख सकते हो, आलू को आप बाहर रख सकते हो, ब्रिंजल को आप बाहर रख सकते हो, आप स्वीट पोटैटो को बाहर रख सकते हो। बेसिकली जो लीफी वेजिटेबल हैं उनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है, इसलिए उन सब्जियों को एक आध दिन बाहर रखने के बाद फिर आप अंदर रख सकते हो, बट उसको भी जो है आप प्रॉपर्ली रैप करके रखें। जी। वैसे जनरली आजकल देखा जाता है कि हम कई बार अखबार में लपेट कर रख देते हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम अखबार में लपेट कर रखते हैं तो उसकी जो अखबार की जो प्रिंटिंग की जो इंक है वो कई बार हमारे खाने पे लग जाती है और फिर इवेंचुअली वो हमारे शरीर में जाती है। जी। तो एक आध बारी खाने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर बार बार हम उसको खाएंगे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली है। तो एक प्रॉपर पैकिंग के साथ में, इसके साथ में अगर रखें तो हेल्दी भी रहेगा और हाइजीन भी। मैं तो ये कहूँगा कि आप कॉटन का कपड़ा, पुराने ज़माने में हम कॉटन का कपड़ा रखा करते थे जी। खीर को हम बाहर रख दिया करते थे ढक के, तो एक जो नेचुरल उसका जो तरीका है उससे उसकी सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ती है और उसका स्वाद भी बढ़ता है। लास्ट में मैं जानना चाहूँगी कि क्या घर पे भी आप खाना बनाते हैं, खाना बना के खिलाते हैं अपनी फैमिली को? हाँ ज़रूर, खाना बनाते भी हैं और खाना खिलाते भी हैं। और चूँकि एक खाना बनाना जो एक स्ट्रेस बस्टर है जी, तो कभी कभी जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो उसको खाना बना के जो है दूर किया जा सकता है। स्ट्रेस आउट करने के लिए खाना, स्ट्रेस आउट करने के लिए भी आप खाना बनाएं। और मेरी तो सभी लोगों को है कि सब लोगों को खाना बनाना आना चाहिए जी, क्योंकि ये परिवार के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आजकल हम दूर होते चले जा रहे हैं। तो खाना बनाना एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जहाँ हम परिवार में एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। तो वहीं मैं और पूछना चाहूँगी आपसे कि आपकी अगर हॉबी की बात करें तो क्या आपकी हॉबी कुकिंग है या कुछ और है? नहीं, मेरी हॉबी खाना पकाना है, भ्रमण करना है और दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारना है। तो सर आपने हमसे आज इतनी सारी बातें करी और किस तरीके से हमें हमारे खाने में एहतियात बरतनी चाहिए कि जो कि हाइजीन रहे और हेल्दी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में आप आए। धन्यवाद सुषमा जी, आपने को मुझे दिल से में बुलाने के लिए जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।